हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, दैट विल बी हिस्ट्री थ्रू गवर्नर जनरल्स। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा गवर्नर जनरल जॉन शोर से। जॉन शोर, ठीक है। भारत में एक सिस्टम चला जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो लेके आने वाले थे वो कौन थे? वो यही थे, सर जॉन शोर। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके बारे में कुछ। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। ये देखिए, जॉन शोर। He played an important role in planning the permanent settlement system। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसकी डिटेल्स क्या है। और दूसरा, फर्स्ट चार्टर एक्ट इनके समय में आया। फर्स्ट चार्टर क्या होता है? चार्टर वो समझिए आप। फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने लगी, यानी कि एक रूलिंग बॉडी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी? 1772 में। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया कि अब उन्हें काम कैसे करना है, और उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इस एक्ट में ब्रिटिशर्स जानते थे, इसको बनाते हुए ब्रिटिशर्स जानते थे कि लॉ एक ऐसी चीज है विच इज समथिंग विच इज कॉल्ड लिविंग लॉ। इट इज समथिंग ऑर्गेनिक इन नेचर। ये समय के साथ चेंज होता है, ये समय के साथ ग्रो होता है, इसको समय के साथ अमेंड करने की जरूरत होती है। इसी कारण से इसी में ये प्रावधान दे दिया गया था, एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया गया था कि हर 20 साल के बाद हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए क्या लेकर आएंगे? एक चार्टर एक्ट। तो अकॉर्डिंगली जो 1773 का, जी हाँ 1773 में, फिर से लिखता हूं इसको, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके बाद आया 20 साल के बाद प्लस 20, यानी 1793 में आया चार्टर एक्ट। और ये कौन सा चार्टर एक्ट था? फर्स्ट चार्टर एक्ट। फिर उसके 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में। ठीक है, ऑफ कोर्स उसकी ये था सेकंड चार्टर एक्ट। फिर उसके 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट आया 1833, ये था थर्ड चार्टर एक्ट। ठीक है, और ये वो समय था जब 60 इयर्स हो चुके थे ब्रिटिशर्स को राज करते हुए। समय बहुत बदल गया था, आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय हो गया था ब्रिटिशर्स को यहाँ राज करते हुए। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत पर वो अपनी मिलिट्री पावर्स अब एक्सरसाइज कर सकता था। इसके 20 साल के बाद आया चौथा चार्टर एक्ट, फोर्थ चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ चार्टर एक्ट आया ये 1853 में आया, 1853 में फोर्थ चार्टर एक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूँ फिफ्थ चार्टर एक्ट कब आया? फिफ्थ चार्टर एक्ट कब आया? देखते हैं कौन जवाब देगा। कम ऑन, फिफ्थ चार्टर एक्ट किस ईयर में आया? बोलिए। 1873 नहीं, कब आया? 1873 इज रॉन्ग आंसर। ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है अभी बताता हूं, समझिए। चार्टर एक्ट आए ही क्यों थे? कि रेगुलेटिंग एक्ट की अमेंडमेंट्स। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अब गवर्नमेंट का काम संभालेगी। लेकिन 1853 के बाद कुछ हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही खात्मा हो गया। 1853 के बाद क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857।
रिवोल्ट ऑफ 1857। और अंग्रेजों तक भी ये बात पहुंची कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरह से काम नहीं कर रही है, वहां पर हो रही है भारत में माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, मिस गवर्नेंस हो रही है, मिस गवर्नेंस हो रही है, और एक बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है, जिससे भारतीय लोग दुखी हैं। इस कारण से क्राउन ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और एक नया एक्ट आया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके द्वारा दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ, एंड ऑफ कंपनी, एंड ऑफ कंपनी रूल। और क्या दूसरा नया चीज क्या आई, स्टार्टिंग ऑफ क्राउन रूल। इसके साथ ही क्राउन रूल शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या सिस्टम शुरू होगा, सबसे ऊपर होगा क्राउन, उसके नीचे होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके नीचे होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये गवर्नर ऑफ इंडिया जो होगा, इसी को कहा जाएगा वाइस रॉय। जब वो रजवाड़ों से बात करेगा, इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट से डील करेगा तो वो वाइस रॉय होगा। जब वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से डील करेगा तब वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा कौन, एक काउंसिल, एक काउंसिल असिस्ट करेगी जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। क्लियर। तो जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो किसके समय में आया था, जॉन शोर के समय में, ठीक है। और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के लिए भी फेमस थे सर जॉन शोर। और निजाम और मराठास के बीच में एक जंग हुई थी, फिर निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के बीच में बैटल ऑफ खरला, वो भी इसके समय में हुआ है, ठीक है। अब ये आप शक्ल भी देख पा रहे हैं, ठीक है, सर जॉन शोर की, ठीक है। दिस मैन वाज सर जॉन शोर, आई होप यू कैन सी। क्लियर। और आगे चलते हैं, ठीक है। He served as governor of Bengal from 1793 to 70, 5 साल रहे। He was called Baron Tynemouth in the peerage of Ireland। तो इनको बैरन टाइनमाउथ भी कहते थे। John Shore was the first president of British and Foreign Bible Society, a close friend of the Orientalist Sir William Jones। Shore edited a memoir of Jones' life in 1804, containing many of Jones' letters। ये देखिए, के बारे में काफी जानकारियां विकिपीडिया में यहां से मिलेंगी। एज गवर्नर जनरल, ये देखिए, his period was comparatively uneventful। ये भी बहुत ज्यादा इवेंटफुल नहीं रहे। क्लियर। Then his policy was attacked as temporizing and timid। इसकी पॉलिसीज टेम्पराइजिंग और टिमिड थी, ठीक है। Then he accused in the invasion of Marathas of the dominance of Ali Khan Asaf Jahan to the Nizam of Hyderabad। मैंने अभी बताया आपको, निजाम और मराठास के बीच में जंग हुई। He promoted the growth of French subsidiary force in the service। He thwarted Lord Hobart, nothing much important in these matters। ठीक है जी, बस इतना काफी है इनके लिए। और आगे चलते हैं। अगला जो अगला गवर्नर जनरल आया, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली। क्यों, इसके समय में आई थी सब्सिडियरी अलायंस। ये क्या है सब्सिडियरी अलायंस, समझिए। मैड्रास प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। बहुत बड़ा काम, मैड्रास प्रेसिडेंसी किसके समय में बनी थी, वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बनी थी। और सब्सिडियरी अलायंस आई थी, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई। और फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी
विद निजाम ऑफ हैदराबाद, कि हैदराबाद का जो निजाम था वो बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का सब्सिडरी, यानी उसके अंडर आ गया। ठीक है, और दिखाता हूं आपको लॉर्ड वेल्लेस्ली, क्योंकि मैं हर चीज के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको विकिपीडिया से भी देता रहता हूँ, और आपको भी मैं चाहूंगा जब भी आप हिस्ट्री पढ़े कुछ एक्स्ट्रा जरूर देखते रहे। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली। दिस इज, ये देखिए आपके सामने शक्ल है। आई होप यू कैन सी हिज फेस। यू सी, Yes, sir. दिस मैन इज लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, he was an Anglo-Irish politician and colonial administrator. Okay, बस देखता हूँ इसी पॉइंट निकाल के आपको दे दूंगा। ये he invaded, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। he invaded Mysore in 1799. He invaded Mysore and defeated Tipu Sultan of Mysore after a huge battle, portrayed Tipu as a cruel tyrant ready to be put down. ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम टीपू सुल्तान को एक बहुत ही सेलिब्रेटेड किंग मानते हैं इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इसने एक बार ब्रिटिशर्स को हराया भी था, और टीपू सुल्तान वाज किल्ड बाय द फोर्सेस लेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये देखिए, ये वर्क इन इंडिया क्या किया। कैप्चर ऑफ मैसूर सबसे बड़ी जीत थी, और देन Napoleonic Wars, ये देखिए, he formed an enormous collection of over 2,500 printed miniatures of complete style। ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो मैं पेज बता रहा हूँ वही काफी है। सब्सिडी अलायंस समझाता हूँ क्या होता है, समझिए। सब्सिडी अलायंस में यही से उठा लेता हूँ। ये व्हाट एग्जैक्टली इज सब्सिडी अलायंस? जब अंग्रेज किसी राजा को कब्जे में ले लेते थे, कैसे? उसको चारों तरफ से घेर लेना, और फिर उसे कहना कि either we will kill you or you become our subsidiary। A subsidiary alliance describes a tributary alliance between a native state and either French or British East India Company। Pioneer of the subsidiary alliance system was French this, ठीक है, established treaties with Nizam of Hyderabad and Carnatic। The methodology was subsequently adopted by East India Company with Robert Clive imposing a series of conditions on Mir Zafar of Bengal। मीर जफर ऑफ बंगाल, ये जो मीर जफर है ये वही मीर जफर है जिसने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में धोखा दिया था और नवाब बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर कई कंडीशंस लगा दी। ठीक है जी, सब्सिक्वेंटली those treaty of Allahabad as a result of company's success in battle of Buxar। A successor of Clive, Richard Wellesley, initially took a non-interventionist policy toward native states, but later adopted and refined the policy of forming subsidiary alliances। पूरा नाम क्या? रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली ने subsidiary alliance शुरू किया था। The purpose and ambition of this change are stated in his Feb 1804 dispatch। Okay, then और देखते हैं क्या होता था सब्सिडी अलायंस। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये वाला पैरा। In a subsidiary alliance, Prince rulers were not allowed to make any negotiations and treaty with any other ruler। क्योंकि अब वो सब्सिडरी हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके एक्सटर्नल अफेयर्स को रेगुलेट करेगी। They were also not allowed to have an independent armed force।
उनकी कोई आर्मी भी नहीं होगी. They were to be protected by East India Company but had to pay for the subsidiary forces that the company was to maintain for protection. और जो वहां पर मिलिट्री वेयर रखी जाएगी, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, पर उसकी सैलरीज कौन पे करेंगे? राजा पे करेंगे. इफ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी. और अगर वो नहीं पे करते हैं तो उनकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, the Nawab, the ruler of Awadh, was forced to give over half of his territory to the company in 1801. Reason provided by British officer was maladministration. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. ठीक है, तो ये समझ में आया आपको क्या होता है सब्सिडरी अलायंस? कि एक राजा को पहले हरा देना और बाद में कहना कि आप हमारे अंडर रहोगे, आपकी खुद ही कोई आर्मी नहीं होगी, हम अपनी आर्मी आपके यहाँ लगाएंगे, उसके पैसे हम आपसे लेंगे. और दूसरा, माल एडमिनिस्ट्रेशन की, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही, ये कह के उसकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है. ओके. और सबसे पहला सब्सिडरी लॉर्ड वेलेस्ली ने, रिचर्ड वेलेस्ली ने कौन बनाया? निजाम ऑफ हैदराबाद. और हुई सेकेंड एंग्लो मराठा वार इसके समय में. ठीक है. देन 1800 में क्या हुआ? He set up Fort William College in Calcutta. He was famous as Bengal Tiger. He was famous as Bengal Tiger. He brought the censorship of press act. ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया? इसने बनाया, वेलेस्ली ने. ठीक है. देन बंगाल टाइगर कहा जाता है इसे. और ये एक्ट कौन सा बनाया? सेंसरशिप ऑफ प्रेस. सबसे राइस पर भी यहाँ भी जानकारी है, ये देखिए. दिस सिस्टम वाज यूज्ड बाय वेलेस्ली to bring Indian states within the orbit of British political power. Under this ruler of Alec, Indian state was compelled to accept the permanent stationing of a British force. Permanent stationing of a British force within his territory and to pay a subsidy for its maintenance. यानी ब्रिटिश फोर्सेस महल के अंदर रहेगी और उसका खर्चा राजा देगा. British promised that they will not interfere in the internal affairs, but this was a promise they seldom kept. कहते हैं आपके इंटरनल अफेयर्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर अगर अच्छे से काम नहीं करोगे तो हम आपके राज्य पे कब्जा कर लेंगे. It disarmed the Indian states and threw British protectorate over them. अब उनके खुद के कोई फौज नहीं, कोई आर्मी नहीं, अब वो किस पर डिपेंडेंट हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी पर. ठीक है. अब उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे. फर्स्ट टू एक्सेप्ट वाज निजाम ऑफ हैदराबाद ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था. सेकंड वाज नवाब ऑफ अवध. फिर द पेशवा, द भोसले, द सिंधिया and Rajputs of Jodhpur, Jaipur, they all accepted subsidiary alliance. Vanshika, ask question. If you have, Sir, these Nawabs were forced to accept, no, or matlab they accepted in fear that they would be killed by. of both, दोनों चीजें. They were Okay, sir. forced, and how were they forced? By threats that they'll be killed. Okay. तो इसके बाद जो Okay, अगले sir. गवर्नर जनरल आए वो थे सर जॉर्ज बार्लो. सर जॉर्ज बार्लो. सर जॉर्ज बार्लो. वेल्लोर म्यूटिनी इनके समय में हुई बाय सोल्जर्स. मैं अब बताना चाहूंगा क्या था वेल्लोर म्यूटिनी. ये देखिए, वेल्लोर म्यूटिनी. वेल्लोर म्यूटिनी आपके सामने है, देखिए. 10 जुलाई 1806, first instance of a large scale and violent mutiny by Indian sepoys against the East India Company, predating the Indian Rebellion of 1857. जो सन 57 की क्रांति हुई थी उससे पहले का ये एक प्रीकर्सर था, जो जहां पर ये हिंदुस्तानी सिपाहियों ने आवाज उठाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ.
okay, by Indian sepoys. The revolt which took place in South India, city of Vellore, साउथ इंडिया के वेलोर शहर में ये हुआ था, ठीक है जी. लास्टेड तमिलनाडु, वेलोर कहाँ है? तमिलनाडु में है. लास्टेड वन फुल डे ड्यूरिंग विच ब्यूटिनियस, एक दिन चली थी ये, सीज द वेलोर फोर्ट, और किस पर कब्जा कर लिया? वेलोर फोर्ट पे कब्जा कर लिया. एंड किल्ड और वुंडेड 200 ब्रिटिश ट्रूप्स को या मार दिया या जख्मी कर दिया. Mutiny was subdued by cavalry and artillery from Arcot. Total deaths among the mutineers were 350, with summary executions of 100. ठीक है जी. और इस रिवोल्ट को दबाते हुए, ठीक है, फॉलोड बाय द फॉर्मल कोर्ट मार्शल ऑफ स्मॉलर नंबर्स, कुछ लोगों का कोर्ट मार्शल भी किया गया. तो ये वेलोर म्यूटिनी के कॉजेज क्या थे? ठीक है, इमीडिएट कॉज जो था इस म्यूटिनी का वो क्या था? revolved mainly around resentment felt towards changing the sepoy dress code introduced in November 1805. ठीक है, कैसे? जो हिंदू थे उनको रिलीजियस मार्क्स पहनने से रोक दिया गया और देयर फोरहेड, यानी माथे पर टीका नहीं लगाना जब वो ड्यूटी पर है. और मुस्लिम्स को, ठीक है, कहा गया आपको अपनी मूछें और दाढ़ी काटनी होगी, शेव देयर बियर्ड्स एंड ट्रिम देयर मस्टचेस. ये इमीडिएट कॉज था. हिंदुओं को कहा गया टीका नहीं लगाना और मुस्लिम्स को कहा गया अपनी दाढ़ी मूछ काटो. ठीक है, और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. मगर ये एक कारण, ये सिर्फ ट्रिगरिंग पॉइंट था. ठीक है, इसके अलावा भी ये सब रीजंस थे. ओके, तो इन सब रीजंस की वजह से हुआ वेल्लोर म्यूटिनी. किसके समय में हुआ वेल्लोर म्यूटिनी? जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, सर जॉर्ज बार्लो. और सेकेंड एंग्लो मराठा वार भी इन्हीं के समय में हुई है, खत्म हुई है. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मिंटो वन. मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वाले लॉर्ड मिंटो ये नहीं है, ये मिंटो वन है. लॉर्ड मिंटो वन 1807 से 1813. समझिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह, ये फ्रेंडली ट्रीटी थी. और कैरेक्टर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the monopoly of East India Company in India and allowed Christian missionaries to operate in India. कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको भी अलाउ किया कि वो भी ऑपरेट कर सकते हैं, सामान खरीद बेच सकते हैं. सो these were the two main things that were introduced by Lord Minto. Lord Minto one. Lord Minto one जो गवर्नर रहे हैं वो कब से कब तक रहे हैं? 1807 से लेकर 1813. Now I would like to give you some extra information about Lord Minto one. Any question? इस ऑनलाइन क्लास में कहीं कोई क्वेश्चन है उसी टाइम पूछ सकते हैं आप, पूछिए. Any question you want to ask? कुछ पूछना चाहेंगे? May I No, proceed? sir. अब हम आ गए हैं अर्ल ऑफ मिंटो, जिसको लॉर्ड मिंटो वन भी हम कहते हैं. ठीक है जी, ये देखिए अर्ल ऑफ मिंटो. वन एट वन थ्री, ये देखिए 1807 से 1813 का टाइम था. 5 minutes. This man is Lord Minto one. Okay. There were many Lord Mintos. और आगे चलते हैं. ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हम ले लेते हैं.
ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 में हुई। चार्ल्स मैटक्लाफ ने इसलिए कंपनी को रिप्रेजेंट किया और रंजीत सिंह वाज द हेड ऑफ द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। ट्रीटी सेटल्ड इंडो सिख रिलेशंस फॉर अ जनरेशन। ठीक है जी। और महाराजा रंजीत सिंह भी एक बहुत ही सेलिब्रेट किंग हुए हैं भारत में। ठीक है। और सिखों के महानतम राजा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, the immediate occasion was the French threat to northwestern India following Napoleon's Treaty of Tilsit with Russia and Ranjit's attempt to bring the southern states under his control. The British wanted a defensive treaty against the French. Okay? तो और आगे चलते हैं हम। The Charter Act of 1813 ये बता चुका हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी भारत में ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई थी अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आज के सेशन को मैं खत्म करूंगा। कल से हम करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। एनी क्वेश्चन? विद दिस आई एंड दिस सेशन। बाय बाय, सी यू। Thank you, sir.